आज मीर नसरुल्लाह साहब गुजर गए। बहुत सारे लोगों को तो उनका नाम भी नहीं याद रहा होगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी मुझे याद आ गई, मुझे लगा मैं साझा करता हूं आपके साथ। और एक और बात भी करूंगा कि जब इस नए सियासी दौर में जब लोग एक बाइज़्ज़त, पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी जीने के नए नए तरीक़ाकार ईजाद कर रहे हैं, तो मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब ने एक और नए दौर के लिए सियासी ख्वाब देखा है। कितने ही पुरुमीद हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। मीर नसरुल्लाह साहब का आज इंतकाल हुआ सुबह श्रीनगर में। उनकी उम्र लगभग 85 बरस थी। वो आज से 35 साल पहले जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर भी हो चुके थे। वो 1984 में बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए थे और 1986 में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी मीर साहब बड़े एक्टिव रहे। वो उसके बाद बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन भी रहे और भी बहुत सारे अदारों में उनका एक्टिव रोल प्ले करते रहे। और वैसे भी फिज़िकली फिट और एक्टिव वो रहे हैं कम्प्लीटली। कुछ महीनों पहले तक गोल्फ वगैरह भी खेला करते थे। अभी उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उसके चलते आज उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत का जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सारी बातें, जब भी किसी बड़ी शख्सियत की मौत हो जाती है तो आपको बहुत सारी बातें याद आती हैं उनके साथ कनेक्टेड। तो मुझे भी एक बात याद आ गई। जो शुरुआती जम्मू कश्मीर था, यानी जो शुरुआती जम्मू कश्मीर का से मेरा मानी कि जो 1947 से लेकर 52-53 तक का जो जम्मू कश्मीर था, उसमें एक ये अहद ये भी था कि जो यहाँ की जो सर्विसेज होंगी, यहाँ पे जो मुलाजमतें होंगी, यहाँ के जो ऑफिसरान होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगी, उसमें ऑफिसरान तमाम लोकल होंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर के होंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। यानी ये तो एक लंबा वक्त है। चलते चलते 2019 तक बहुत सारी चीज़ें आई, फिर जो रह गई फिर वो 2019 के बाद आ रही हैं। लेकिन उस वक्त की हकीकत ये है कि जो एग्रीमेंट थे, जिस किस्म का जो रिलेशनशिप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, वो ये था कि यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो लोकल रहेंगी, बाहर के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। हालांकि 1954 में शेख अब्दुल्ला साहब के 1 साल जाने के बाद जब वो अरेस्ट हो चुके थे और अपने ओहदे से जा चुके थे, जो चीफ सेक्रेटरी आए थे मिद्दत कामल किदवाई, जो चीफ सेक्रेटरी रहे काफ़ी लंबे वक्त तक, वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे। यानी जो पहले प्रॉपर चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के वो यहाँ के डोमिसाइल नहीं थे, वो दूसरी किसी रियासत के थे। लेकिन ये एक लगातार एक डिस्कशन चल रही थी कि क्या ऑल इंडिया सर्विसेज को, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है, इसी तरह से बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस थे। तो तब ये एक बड़ा एक इंटेंसिवली डिबेटेड एक इशू था कि क्या ऑल इंडिया सर्विसेज की जो जुरिस्डिक्शन है वो जम्मू कश्मीर में लाई जानी चाहिए या नहीं। तो अब ये शेख अब्दुल्ला तो इसके बिल्कुल कतई इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला चले गए तो बख्शी गुलाम अहमद की एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस किस्म की दी जिसमें लोग खुश रहें, राशन की कमी ना हो, चावल की कमी ना हो, बाकी चीज़ों की कमी ना हो। लेकिन उसी वक्त जो है, जो मरकज़ के मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में आते रहें। तो ज़्यादातर जो इंटीग्रेशन जिसके ऊपर मोर 2019 में असल में लगी है, वो इंटीग्रेशन बख्शी गुलाम अहमद के वक्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी तरह से था ऑल इंडिया सर्विसेज का, IAS, IPS और जो बाकी सर्विसेज हैं, ये क्या जम्मू कश्मीर में रेगुलर बेसिस के ऊपर आए या नहीं। चीफ सेक्रेटरी और DGP के लेवल के, तब तो IGP हुआ करता था, इस लेवल के ऊपर तो ऑफिसर्स आ जाया करते थे। वो तो रिक्विजिशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बुला लेते थे। लेकिन बाकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऑफिसर बाहर के नहीं हुआ करते थे। 1956 में जब ये मुआहदा पाया जा रहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज की एक्सटेंशन हम जम्मू कश्मीर में करेंगे, तो इत्तफाकन उसी साल मीर नसरुल्लाह साहब, जो श्री प्रताप कॉलेज में श्रीनगर में लेक्चरर थे, उनकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम अहमद साहब की बेटी शमा बख्शी के साथ शादी हो गई। तो ये सिलसिला भी चल रहा था। उसके कुछ साल के बाद, यानी 1 साल के बाद, मीर नसरुल्लाह साहब जो कॉलेज लेक्चरर थे और एक और थे शेख गुलाम अहमद, वो भी कॉलेज में पढ़ाया करते थे, इन दोनों की डायरेक्ट एंट्री होगी IAS में। जो लेटरल एंट्री की बात आजकल हम सुन रहे हैं कि भाई IAS रहेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी आप एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे जो तजर्बेकार लोग हैं, उनको वो अगर अप्लाई करेंगे तो वो लेटरल सर्विसेज में भी डायरेक्ट IAS में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की तारीख में जो IAS में जो पहली लेटरल एंट्री हुई थी वो मीर नसरुल्लाह साहब की हुई थी। और 2 लोग साथ में और थे, शेख गुलाम अहमद
और सरदार अवतार सिंह का उस तरह से लेटरल एंट्री का नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की सर्विस में थे। वो उस वक्त बतौर ट्रेड कमिश्नर तैनात थे दिल्ली में। ट्रेड कमिश्नर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस हुआ करता था, जहाँ से जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिशन वगैरह, बिजनेसेस करने के लिए परमिशन वगैरह ट्रेड सेंटर से ली जाया करती थी। तो ये 3 ऑफिसर थे जिनकी पहली, एक का तो इंडक्शन हुआ आईएएस में और 2 की लेटरल एंट्री आईएएस में हो गई। ये चलते चलते 1984 में चीफ सेक्रेटरी बने, लेकिन 1960 में जब ऑफिसर्स आने शुरू हो गए, 60 की दहाई में जब ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स आने शुरू हो गए, तो तब एक जो डिस्कम्फर्ट है लोकल ऑफिसर्स में वो होना शुरू हो गया, यानी फ्रिक्शन पैदा होती थी। अगर बाहर से ऑफिसर आते थे तो वो बड़ी पोजीशन के ऊपर आते थे, डिप्टी कमिश्नर होंगे या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होंगे, सेक्रेटरीट में आते थे। तो जो लोकल ऑफिसर्स थे ये मोर और लेस उनके बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट होते थे। तो आपस में एक फ्रिक्शन, आपस में एक कन्फ्रंटेशन जो है बहुत ज़्यादा होती थी। 70s के डेकेड में तो इस कदर ये हो गया कि इन दोनों ने अलग अलग अपने ग्रुप बना लिए, अलग अलग अपनी लॉबीज़ बना ली और उनके नाम रख लिए कि जो लोकल थे ये कहते थे, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर आते थे, क्योंकि इंडिया से वर्ड ड्रा करते थे, तो ये उनको कहते थे इंडिकेट। पहले ये इनको कई सियासी सर्कल्स में भी और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी जो लोकल ऑफिसर्स हैं, ये बाहर से आने वाले ऑफिसरान को ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कहा करते थे कि भाई जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ लोकल ऑफिसरान होने चाहिए, बाहर के ऑफिसरान जो क्यों आए वहाँ से। तो वो अब ईस्ट इंडिया जो है थोड़ा वर्ड अनप्लेजेंट लगता था, और क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर अगर आप ये लफ्ज़ इस तरह से ईस्ट इंडिया इस्तेमाल करेंगे तो वो जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को भी एक बड़ा बैड लाइट में, एक पुअर लाइट में प्रेजेंट करता है। तो लिहाजा इन्होंने एक पोलाइट सी टर्मिनोलॉजी उनके लिए इन्वेंट कर ली, वो थी इंडिकेट। उसके बदले में उन्होंने जो लोकल ऑफिसर्स थे यहाँ के, जो KS ऑफिसर्स वगैरह या बाकी तमाम ऑफिसर थे, उनके लिए भी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी ऑल इंडिया सर्विसेज वालों ने कॉइन कर ली। उसको वो बोला करते थे सिंडिकेट। सिंडिकेट ऑब्वियसली अगर एक उस पार्लेंस में, नेगेटिव पार्लेंस में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि भाई ये 2-3 कॉफ़ी शॉप श्रीनगर में आइडेंटिफाई करके रखी होती थी कि ये यहाँ पे मीटिंग करते हैं और दूसरे दिन काबीना का फैसला या कुछ भी हो, जब तक सिंडिकेट जो है वो पूरी तरह से उसकी जो मर्ज़ी शामिल नहीं होगी, सिंडिकेट की हाँ शामिल नहीं होगी, तब तक कोई बात बन नहीं पाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक लंबा असर, एक लंबा अरसा हो गया। उस लंबे अरसे के बाद अब क्या है कि जो लोकल सर्विसेज के ऑफिसर हैं और जो ऑल इंडिया सर्विसेज, वो तो नरेटिव जो है, वो डिस्कशन ही सारी जो है वो ख़त्म हो गई कि किस ऑफिसर की तादाद कितनी होनी चाहिए। बल्कि जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल डिस्पेंसेशन हुआ करती थी कि जो बाकी स्टेट्स में 67% ऑफिसर वो ऑल इंडिया सर्विसेज से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं और 33% जो है वो स्टेट सर्विसेज से प्रमोट होकर वो चले जाते हैं उन सर्विसेज में, उस लेवल के ऊपर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर ने एक स्पेशल डिस्पेंसेशन एंजॉय की कि 50-50 रहेगा, अगर वहाँ से 50 आएंगे तो हमारे भी 50 रहेंगे, हम 50 से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर अभी तक इसके ऊपर अभी ये चली रही थी। इन द मीनवाइल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। अब इन ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसिस जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी में जो तादाद है बहुत कम है। जो बाहर के ऑफिसर हैं, यहाँ के काडर के हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं या अभी नए भी आ रहे हैं। बहुत सारे नए ऑफिसरान जो 20-25 के करीब जो है नए ऑफिसरान, वो भी दिलचस्पी शो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आने की। तो लिहाजा अब वो सिंडिकेट और इंडिकेट वाली बात नहीं रही। एक और डेवलपमेंट आज हुई जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक को फाउंडर भी रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट तक की पोजीशन पर रहे हैं। प्रेसिडेंट वो PDP के कभी बन नहीं पाए। कुछ महीने पहले उन्होंने PDP से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज उन्होंने फॉर्मली पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की है। ये सजाद लोन की पार्टी है जिनके पास सिर्फ 2 ही सीटें थी, लेकिन 2018 के नवंबर में उन्होंने स्टेक क्लेम किया था गवर्नमेंट बनाने का। और लेकिन उस दिन बदकिस्मती से जो जम्मू में राजभवन की फैक्स मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो लिहाजा उनका जो स्टेक है वो पहुंच नहीं पाया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। सॉरी, उस वक्त वो गवर्नर ही थे फुल फ्लेजेड, सत्यपाल मलिक साहब। अपनी फैक्स मशीन से वो ज़्यादा जाने जाते हैं।
उस दिन सिर्फ 2 एमएलए असेंबली में होकर भी उन्होंने क्लेम किया कि 44 लोग मेरे साथ हैं और मैं गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी 28 लोग, बीजेपी का उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन किया था और बाकी वालों का उन्होंने कहा था कि उनके नाम में रिवील नहीं करना चाहता, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो तब मैं बताऊंगा। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि मेरे साथ 44 लोग हैं, अगर आप मुझे दावत देंगे गवर्नमेंट बनाने की तो मैं उनको परेड करवा दूंगा। इसके जो सज्जाद लोन ने जो ये लेटर भेजा था, उसके ठीक एक दिन पहले श्रीनगर में मुजफ्फर बेग साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उस वक़्त वो बिल्कुल पीडीपी के लीडर ही थे, पीडीपी में शामिल ही थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सज्जाद लोन किसी किस्म की कोई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो मैं सज्जाद लोन के साथ हूँ। तो किसी ने उनसे पूछा कि भी आप अपनी पार्टी छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं या उनको अपने साथ ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन मेरे बेटे की तरह है हमेशा, और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसकी पार्टी है वो मेरा घर है। तो लेकिन सवाल का उस तरह से जवाब नहीं दे दिया, इस तरह से जवाब उन्होंने दे दिया। ये बात है भी, हकीकत है कि मुजफ्फर बेग ने अपना जो सियासी कैरियर है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शुरू किया था और सज्जाद लोन के वालिद के साथ उनका एक लंबे वक्त तक उनका साथ आपस में रहा है। आज उन्होंने पार्टी जब ज्वाइन की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो वो किसी जलसा गाह में या किसी होटल में या किसी बैंक्वेट में या किसी ऐसी जगह पे नहीं की है। सज्जाद लोन साहब खुद ही गाड़ी चलाकर पहुंचे हैं मुजफ्फर बेग के घर में और मुजफ्फर बेग साहब के घर में वहाँ पे गए। उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया कि हाँ जी, हमने ये पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ इनके इस जो मुजफ्फर बेग साहब और सज्जाद लोन साहब, ये जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, पार्टी को छोड़ना, नई पार्टी में जाना, नए अलायंस बनाने, ये उस वक्त होते हैं जब इलेक्शन कहीं राउंड द कॉर्नर होता है, इलेक्शन आपके सामने होता है। ये उस वक्त होते हैं जब सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो गरमाई हुई होती हैं, एक जो नया सियासी जो फीवर है वो सामने बिल्कुल नज़र आ, उसको टेम्परेचर को आप महसूस कर सकते हैं कि वो नज़र आ रहा है। आज के दौर में एक नए सियासी अलायंसेस बनाना, नई पार्टी ज्वाइन करना, दूसरी पार्टी छोड़ना, ये अपने आप में वाकई ही एक बड़ी उम्मीद का और बड़ी जुर्रत का काम है। शायद इनको कुछ अंदाज़ा होगा, जैसे मैं भी कभी बात करता रहता हूँ कि किस वक्त इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। बात यह है पॉलिटिकल सर्कल्स में इस तरह से चल रही है कि सज्जाद लोन कोशिश कर रहे हैं कंसोलिडेट। पहले उन्होंने PAGD जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उन्होंने वो छोड़ा और वो जब तक ये इलेक्शंस हो रहे थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, तब PAGD में थे। जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स में वो किस तरह से अपनी पोजीशन बना पाएंगे। तो लिहाजा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वहाँ की चेयरमैनशिप हासिल कर ली। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उनके लोग उनके पास आ गया, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आ गए उनके पास। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा दिलचस्प मामला था कि उसकी वजह से ये लंबा है कि भी नए कानून बना रहे हैं, नए रूल बना रहे हैं, तो वो आए रिजर्वेशन का मामला था कि ख़वातीन के लिए रिज़र्व जो है वो किस तरह से की जाए डिस्ट्रिक्ट की पोजीशंस। जो ओरिजिनल एक्ट था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, जो अमेंडेड एक्ट ओरिजिनल था, वो इस लेवल के ऊपर रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करता था। वो जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था, SCs के लिए, STs के लिए और विमेन के लिए वो वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था। लेकिन ये इस तरह से था कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी लोकल गवर्नमेंट है। अब डिस्ट्रिक्ट की लोकल गवर्नमेंट में अगर आप रिजर्व कर देंगे कि एक ज़िला में जो है वो SC होंगे, एक में ST होंगे, एक में ख़वातीन होंगी, ये तब तक ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन नए कानून बने, नए रूल्स बने और नए रूल्स के मुताबिक इस तरह से कुछ रिजर्वेशन हुई कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो ख़वातीन के लिए रिज़र्व हो गया। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जब ख़वातीन के लिए रिज़र्व हो गया, वहाँ से जो 14 लोग जीत कर आए थे उनमें से एक बेग साहब की बेगम साहिबा भी थी, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ खुद भी बतौर, नॉट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइफ ऑफ मुजफ्फर बेग, जो खुद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थी और उनकी जो विमेन विंग है उसमें लंबे वक्त तक वो रही हैं, यानी इन इलेक्शनों तक वो रही हैं, विमेन विंग की प्रेसिडेंट रही हैं। तो अब वो बन गई हैं वहाँ की चेयरपर्सन। इलेक्शन हुए तो वो चेयरपर्सन बन गई। 3 सीटें वहाँ पे हासिल की हुई हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने ओपनली उनको सपोर्ट किया है। बाकी लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया है वो एक अलग बात है, वो वहाँ की चेयरपर्सन बनी है। कहा यह जाता है कि बेग साहब ने DDC इलेक्शंस के दरमियान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफ़ा इसलिए दिया था
कि जो बेग साहब की बेगम साहिबा हैं उनको डीडीसी का इलेक्शन लड़ने के लिए एक जहां से वो लड़ना चाहती थी वहां से पीएजेडी अलायंस में उनको टिकट नहीं मिल रही थी, तो लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से ही अपने आप को डिसोसिएट कर दिया। तो अब ये बेग साहब भी जो है वो बारामूला से आते हैं, सजाद लोन कुपवारा से हैं, पहले भी इनके साथ कुछ 4-5 जो रेकनेबल चेहरे हैं वो नॉर्थ कश्मीर से हैं। इसको मजाक में लेते हैं अल्ताफ़ बुखारी, जो दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं कश्मीर में आजकल पॉलिटिक्स में। वो कहते हैं कि ये नॉर्दर्न अलायंस है, ये लिमिटेड रह जाएगा बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर तक, ये सेंटर में और साउथ में जो है इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आ न जाएगा, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके अलायंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसका एक बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होगा। लेकिन ये बड़े पुरुमीद हैं, ये कहते हैं कि हम नॉर्थ कश्मीर में कंसोलिडेट करके सेंटर से होते हुए साउथ कश्मीर में जाएंगे और फिर जम्मू सूबा में भी हम आके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। दिलचस्प है, आगे देखते हैं और कितने कितने अलायंसेस बनते हैं जब तक इलेक्शन होते। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।